फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के हमने लास्ट वाली क्लास में अपने स्टडी किए थे। आज हमने करने हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज एक ही लेक्चर में मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्यों करवा रही हूँ, आपने देखा होगा पहले मैम मेरिट्स करवाते थे, कभी डीमेरिट्स कराते थे, दोनों इकट्ठे आज इसलिए करा रहे हैं। काफी ज्यादा पॉइंट्स जो है इसके वो मतलब जैसे कि फीचर से ही मिलते जुलते हैं। और देखो यार, अब आप लोग सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर चुके हो, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये स्टडी करना अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैंने इसके तुम लोगों को फायदे करवाने हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने के क्या फायदे होते हैं हमको। पहला मैंने लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे बेहतरीन चीज तो यही है कि हमारे कितने पैसे डूबेंगे, अगर डूबेंगे तो जितने पैसे हमने कंपनी में लगाए हुए हैं उतने। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जिया ने रिलायंस कंपनी के 1 लाख रुपए जो है शेयर्स अपने खरीदे हुए हैं 1 लाख रुपीस के, तो इसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, उस 1 लाख रुपीस तक। अगर कल को रिलायंस कंपनी को अपना कोई लोन पे ऑफ करना है तो वो जिया की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचने वाले, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ जो उन्होंने वहां पर पैसा लगाया है वहां तक। यहां पे सबको क्लियर हो गया लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखिए एक चीज सोचते हैं कि हम लोग सब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है। अब हम लोगों को, हम में से एक बंदा है जिसको अपना जैसे कि अपना नहीं रखना शेयर इस बिजनेस के अंदर, वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो क्या ऐसे ही किसी को भी अपना शेयर देके जा सकता है? नहीं, उसको सारे पार्टनर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो डिसीजन अपना ले पाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि सिनेरियो ही डिफरेंट है। अब मेरे पास मान लो कि आइशर मोटर के शेयर्स पड़े हुए हैं, मेरे को नहीं रखने, अब मैं मार्केट में जाऊंगी, बेचूंगी, कैश आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और मैं अब वही पैसा उठाकर रिलायंस में लगा सकती हूँ या मैं किसी और कंपनी में लगा सकती हूँ। तो हमने आज क्या सीखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का दूसरा फायदा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक कंपनी से मन उठ चुका है तो पैसा निकाल कर भाई साहब दूसरी कंपनी में लगा दीजिए। तीसरा फायदा परपेचुअल सक्सेशन, कल भी बताई थी। पीपल में गो, पीपल में कम, कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। शेयर होल्डर बदल जाएंगे बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल जाएंगे, बट द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इस कंपनी को किसी की डेथ से, किसी की इंसैनिटी, पागलपन से, फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल प्रॉब्लम से कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए बेटा, इसके लिए पहले थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूंगी। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डीमेरिट किया था हमने, वो डीमेरिट था लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर था अकेला इंसान जिसे बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करना था, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, वो बेचारा सारा का सारा काम करने के लिए अकेला ही लगा हुआ था। तो अब एक बात ये हमें याद आ रही है कि हमने उसमें सीखा था कि इट इज वेरी रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल who excels in all these fields। बड़ा ही रेयर होता है ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि हर फील्ड में एक्सीलेंट हो, है ना। तो ये उसका डीमेरिट था। फिर हम आए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हमने मेरिट लिखा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, कि पार्टनर्स जो है वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को चूज कर लेते हैं, जो उनका एक्सपर्टीज वाला एरिया होता है उसके डिसीजन लेते हैं। फिर हमने किया कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर याद हो तो उसमें भी हमने डीमेरिट में यही लिखा था मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी आती है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करें। अब जी जॉइंट स्टॉक कंपनी में फायदे में लिखा है हमने, मेरिट में लिखा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्यों? जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास मेरे प्यारे बच्चों इतना पैसा है कि एमबीए किए हुए प्रोफेशनल मैनेजर्स को रिक्रूट करते हैं जो आकर डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं। तो क्यों नहीं इनकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगी? यानी कि रिलायंस वाले या आइशर मोटर वाले या जितनी भी बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर हायरिंग प्रोफेशनल स्टाफ उनके डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। समझ आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक तो मैं रिकैप लिए बिना पॉइंट समझाना मुझे लॉजिकल नहीं लगता, तो रिकैप लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर के लिए एक्सपैंड करना मुश्किल था,
अकेला इंसान था, उसकी सेविंग से, दूसरे रिश्तेदारों की बोरोइंग से बिजनेस को चला रहा था। ठीक है जी, थोड़ा बहुत पैसा उसको बैंक वाले भी जो है उसको लोन देने से इनकार कर रहे थे। पार्टनरशिप में थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए, हर एक अपने घर से पैसा लाया, लोन लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक्सपैंड करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। क्यों? पैसा कहां कौन लगा रहे हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो बहुत ज्यादा तादाद में है, और इतनी बड़ी कंपनी को बैंक वाले भी लोन देने से हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेट नहीं करते हैं। पता होता है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा है, शेयर होल्डर्स से भी पैसा लिया हुआ है, तो पैसे की कमी तो नहीं होने वाली। बात थोड़ी देर तक आती है। ठीक है, तो स्कोप फॉर क्या है यहाँ पर? एक्सपेंशन है। समझ में आ गई है ये बात हमको। तो अब चलते हैं, यहाँ पर मेरिट सारे क्लियर हैं, तो फायदे अब मैं बिना देखे एक बार बोलने की कोशिश करती हूँ। पहला फायदा तो था जी हमारा लिमिटेड लायबिलिटी का, कि हमने शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर। ठीक है, और लायबिलिटी सारे शेयर होल्डर्स की कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है वहां तक। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा मुझे याद आ रहा है, एक मैंने पॉइंट करवाया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वालों के पास इतना पैसा होता है कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम को हायर कर सकती है। अरे यार, कैसे मैनेजमेंट टीम होती है इनकी? टॉप मैनेजमेंट होती है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है, फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, एकदम प्रोफेशनल एमबीए किए हुए लोगों को रखा हुआ है, तो इनकी मैनेजमेंट तो अच्छी ही होने वाली है ना। फिर उसके बाद हमने एक और पॉइंट सीखा था, परपेचुअल सक्सेशन, कि मेंबर्स चाहे आए चाहे जाए, किसी की डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टेसी से, फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल प्रॉब्लम से कोई हैंडीकैप हो जाए, उससे इस बिजनेस को कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये बिजनेस चलता ही जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। और मुझे याद आ रहा है, इसमें मैंने और 2 पॉइंट्स रह गए ना, एक रह गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, मेरा उस कंपनी से मन उठ गया है या उस कंपनी ने लॉस कर दिया है, मैं पैसा निकाल करके दूसरी कंपनी में लगा दूंगी। और कोई पॉइंट रह गया? स्कोप फॉर एक्सपेंशन। यहाँ पर स्कोप काफी ज्यादा रहता है एक्सपैंड करने का, बिकॉज इनके पास एक तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्हें लोन देने से इनकार नहीं करते। चलिए डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स में हमारे पास क्या है? 7 पॉइंट हैं। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है। अब सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। फीचर्स कराते टाइम मैंने बता दिया था, फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत कम्बरसम, यानी कि बहुत ज्यादा टफ रिजिड प्रोसीजर्स के थ्रू जाने के बाद आपकी जो है कंपनी की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? फॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी। ठीक है, अब एक हमको चीज समझनी पड़ेगी कि आरओसी जो होता है, आरओसी बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। आरओसी किसको बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो कंपनी को, ठीक है, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बन चुकी है हमारी, मान लीजिए। अब हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी को टाइम टू टाइम इस आरओसी को जाकर, रजिस्ट्रार को जाकर कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को। तो सीक्रेसी कहां से मेंटेन हो जाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। कानून ही नहीं था, कोई लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है जी, कहीं इंफॉर्मेशन नहीं गई। पार्टनरशिप में भी कोई कानून नहीं है कि आरओसी को जाकर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सप्लाई कर कर आओ। ये तो है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां पर सीक्रेसी नहीं थी, और जॉइंट स्टॉक में भी सीक्रेसी नहीं है। ठीक है, अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ये पॉइंट बड़ा मजेदार है जी। कैसे? आप लोगों के घर वाले कोई दुकान खोलते हैं, आप कोई दुकान खोलते हो, आप खुद दुकान पे बैठोगे, ठीक है, आप एम्प्लॉइज को जानते हो, रोज मिलते हो एम्प्लॉइज से अपने जाकर, आपके कस्टमर होते हैं, कुछ परमानेंट कस्टमर लग जाते हैं आपकी दुकान पे, आते जाते रहते हैं, पर्सनल टच बना के रखते हो, है ना? ठीक है, पर्सनल टच बना रहता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंबानी जी हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कस्टमर को पर्सनली जानते हैं? मैं रिलायंस फ्रेश से सब्जियां लेकर आ रही हूँ, मुझे तो आज तक दर्शन दिए नहीं उन्होंने। तो क्या है ये? इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कि वर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्या रहता है? काफी ज्यादा इम्पर्सनल रहता है, क्योंकि एम्प्लॉइज कोई और, शेयर होल्डर कोई और, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और, तो कुछ भी पर्सनल टच तो किसी का भी आपस में है ही नहीं है। तो वर्क का एनवायरनमेंट कैसा बन गया? इम्पर्सनल। कैसा एनवायरनमेंट बन गया? नेक्स्ट, न्यूमरस रेगुलेशंस, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। न्यूमरस रेगुलेशंस में क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा जी, बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन से गुजर कर कंपनी को बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसमें सेबी से भी परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार से नाम भी अप्रूव करवाना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो काफी ज्यादा रेगुलेशंस को पार करते हुए ये बिजनेस बनाया जाता है। बिल्कुल ऑलमोस्ट वही बात होगी कॉम्प्लेक्सिटी या फॉर्मेशन में, और रूल्स और रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग,
बिल्कुल आम बात है। अब शेयर होल्डर किसी बात पे अड़ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी बात पे अड़ जाएंगे, डिले तो होना ही है, ठीक है। और देखिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कितना डिले आ जाएगा, है ना। आपको कोई भी डिसीजन लेना है पहले मिडिल लेवल से पूछो, मिडिल लेवल टॉप लेवल से पूछेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में डिस्कस करेंगे, तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा, है ना। तो फिर ये जो है काफी ज्यादा क्या आ जाता है, डिले आ जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, बच्चों को ना ये पॉइंट पूरा साल ही समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, तो मैं आज आपको इसको सिंपल करके समझाती हूँ। ऑलिगार्किक जो वर्ड आया है वो आया है ऑलिगार्की से। ऑलिगार्की क्या होता है? ऑलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय अ फ्यू पीपल। जब थोड़े से लोग मिलकर एक सरकार चलाते हैं उसे ऑलिगार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलिगार्की। अब यहां पर क्या हो रहा है, थोड़े से बंदे मिलकर कंपनी चला रहे हैं, वो बंदे कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ की मैनेजमेंट क्या हो गई? ऑलिगार्किक मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। देखिए हम प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि ओनर कौन है? शेयर होल्डर, और मैनेजर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो क्या शेयर होल्डर डे टू डे डिसीजंस में पार्ट ले सकते हैं? ओनर होने के बावजूद नहीं ले सकते। तो कौन डिसीजन ले रहा है? पावर सारी की सारी किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और हो सकता है वो कभी ना कभी इस पावर का मिसयूज भी कर। तो यही चीज है ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट आ गया कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। तो वही बात आ गई बेटा, शेयर होल्डर कोई बात बोले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई बात बोले, एम्प्लॉइज हमारे कोई और बात बोले, तो आपस में उनका इंटरेस्ट अगर मैच ना हो तो क्या हो जाता है? कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट आपस में मैच कई बार नहीं होते तो झगड़े हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हमारे डीमेरिट्स। सो वी आर डन विद जॉइंट स्टॉक कंपनी फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।